हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है ना। जो हमारा क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है उसका हमने क्लास नंबर 1 कर ली थी, है ना। क्लास नंबर 1 हमने कर ली थी। ये क्लास नंबर कौन सी होगी? तो ये क्लास नंबर 2 होगी, है ना। क्लास नंबर कौन सी होगी? क्लास नंबर 2 होगी। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम को एक एक प्रकार से हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, है ना। नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। नंबर लाइन किस प्रकार की होती है तो हम लोग नंबर लाइन को पहले देख लेते हैं, है ना। नंबर लाइन को पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर लाइन पर संख्याओं को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। संख्याओं को इधर आगे बढ़ाया जा सकता है धनात्मक अनंत तक, और संख्याओं को इधर आगे बढ़ाया जा सकता है ऋणात्मक अनंत तक, है ना। ऋणात्मक अनंत तक। तो यहाँ से लगाकर ये जो ऋणात्मक अनंत तक की संख्याएं है इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। और यहाँ पर धन 1 से लगाकर प्लस के 8 तक जो संख्याएं है इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना। इंग्लिश में इन्हीं का नाम है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। और शून्य जो है, ये शून्य क्या है? तो शून्य इसका एक ओरिजिन पॉइंट है, इसकी एक उत्पत्ति बिंदु माना गया है ना। किसका? पूर्णांक संख्या का। अब धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं है इसी को एक और नाम से जाना जाता है प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या के साथ में यदि हम लोग जीरो को भी शामिल कर दें, है ना, तो इन नंबर के सेट को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो ये तो हो गई हमारी संख्याओं की बात। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1। हमारा जो अध्याय चल रहा है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसका हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं हल, और हल देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का। हल किसका? प्रश्न क्रमांक 1 का, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। इसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो कि ये जो पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है ये क्या होती है ना। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है। तो प्राकृत संख्या हमने देखी 1 से लगाकर जो संख्या स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है ना। और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। उन संख्याओं को हमने क्या नाम दिया है? तो उन संख्याओं का हमने नाम दिया है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के साथ में यदि जीरो को भी हम लोग शामिल कर ले तो इसी को हम नाम देते हैं क्या? पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या, चूंकि पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, और इसी प्रकार से ये कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक। इसी प्रकार से प्राकृत संख्या क्या होगी? प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो ये 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, और इसी प्रकार से ये भी कहाँ तक चली जाएगी? अनंत तक। अब इन संख्याओं को हमें वहाँ पर लिखना नहीं है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है ना। 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसके पीछे का हम लोग कारण क्या देंगे? तो कारण यह देंगे, कारण
क्या देंगे, तो कारण यह देंगे हम लोग, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ना, नहीं आया, सॉरी, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया साइड में, है ना। तो इसका कारण क्या देंगे हम, चूँकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है ना, चूँकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और प्राकृत संख्या और शून्य, है ना, और शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, और शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी, है ना। अतः दिया गया कथन क्या होगा, दिया गया कथन असत्य है ना, असत्य है, इसलिए दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, इस नंबर लाइन को हटा लेते हैं, है ना, नंबर लाइन को हटा लेते हैं हम लोग, है ना, ये कॉपी में नोट कर लेना। कॉपी में इसे नोट करते चलना, है ना, और नोट्स अपने हैंड रिटन बना लेना, है ना, ताकि हमें आगे चलकर कोई भी समस्या ना आए, है ना। ठीक है, नोट्स अपने हैंड रिटन बनाते हुए चलना, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरे का रीजन। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो पूर्णांक संख्या ये इसके मध्य में हम लोग 0 मान लेते हैं, इधर इसके दाईं ओर चले तो 1 2 3 और इस प्रकार से ये अनंत तक जाती है ना। इसकी बाईं ओर चले तो -1 -2 -3 और इस प्रकार से इसकी भी कोई सीमा नहीं है, ये भी अनंत तक जाती है ना। तो ये तो हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या हमने पिछली क्लास में अच्छे से विस्तृत से जाना है कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। तो जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है, ये Q है, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, है ना। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या तो होगी, कैसे, जैसे हम लोग मान लिया कि ये -3 है, इसको -3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अतः यह क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग 4/5 लिख देते हैं,
है ना 4/5 लिख देते हैं और इसे पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए जो परिमेय संख्या है वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, ऑब्वियसली बात है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना, प्रत्येक पूर्णांक को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह कथन या दिया गया कथन क्या है, सत्य है। तो इसको कॉपी में नोट कर लेना, है ना। हम लोग इसका कारण लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 का दूसरा, सॉरी उदाहरण नंबर 1 का दूसरा, इसका हम लोग कारण देख लेते हैं। क्योंकि, है ना, क्या है, सत्य है ना, सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि, क्यों सत्य है, क्योंकि, है ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इसकी कंडीशन क्या बनती है, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होगा, है ना, होगा। अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। ये तो हो गया इसका कारण, है ना, ये क्या हो गया इसका कारण। तो सिंपल सी बात ये निकल के आती है यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं ना। अब इसका हम लोग उदाहरण नंबर 1 का पार्ट अगला देख लेते हैं, कौन सा, तीसरा, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा यह बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी। तो हमने अभी देख लिया, है ना, अच्छे से समझ भी लिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। तो इसको हमने क्या बोला है, असत्य है ना, असत्य है। क्योंकि परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या 4/5 को पूर्णांक संख्या में नहीं लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, है ना। अतः यहाँ लिख लेते हैं, अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी, है ना। इसका हम लोग कारण के साथ में ये जो PDF लिखा हुआ है ना, जितना हमारे पास लिखा हुआ है हम पेज पर लिख सकते हैं, इसका PDF, है ना, PDF दे सकते हैं। लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स रहेगा तो कुछ नोट्स हम बीच बीच में लिखते जा रहे हैं, है ना, उनको नोट के रूप में लिखा जा सकता है। हमें एग्जाम में तो इतना ही लिखना है ना, हमें एग्जाम में तो इतना ही लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर का आएगा, है ना। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का, और 2 नंबर में किसी भी एक पार्ट को पूछा जा सकता है, या तो
1 वाला पूछ लेंगे, या तो 2 वाला पूछ लेंगे, या तो 3 वाला पूछ लेंगे, है ना। तो इन पार्ट को हम लोगों को पूछा जा सकता है और 2 नंबर में ही आएगा। तो हमें इसका केवल कारण देना है और कारण के पीछे इसका लॉजिक देना है कि आखिर क्यों नहीं ये संख्याएँ हो सकती है ना। ये तो नोट के रूप में है, तो इन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। हमें केवल पता होना चाहिए कि ये संख्याएँ पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, है ना, इनके बारे में नॉलेज हमें रहेगा, तभी हम लोग इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2, है ना। उदाहरण नंबर 2 को 2 विधि से हल किया जा सकता है। एक तो होता है इसका फार्मूला मेथड और दूसरा होता है लॉजिकल मेथड, है ना। अब लॉजिकल मेथड सीखने से पहले हम लोग फार्मूला मेथड को सीख लेते हैं कि फार्मूला मेथड इसका क्या होगा, है ना। फार्मूला मेथड इसका क्या होगा। तो उदाहरण नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। परिमेय संख्या हमने अच्छे से पढ़ा है ना। परिमेय संख्या का मतलब जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। हल, है ना, हल ज्ञात करना है ना। इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, है ना। कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, है ना, इसलिए या चूँकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम इसको परिमेय संख्या को ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं ना। परिमेय संख्या को ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं, और वो सूत्र क्या है, सूत्र हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। सूत्र ये मान के चलो कि a + b / 2, है ना, कामा जहाँ a और b क्या रहेगा, है ना, a और b क्या रहेगा, पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्या, जहाँ a, b क्या है, पूर्णांक संख्या। ये तो हो गया सूत्र, ठीक है। ये क्या हो गया, सूत्र। ठीक है, a + b / 2। अतः हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में प्रथम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। अतः 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालेंगे हम लोग, 5 परिमेय संख्या, है ना। तो पहली परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, a का मान हम लोग यहाँ पर दे देंगे a बराबर 1, b का मान हम यहाँ पर दे देंगे b बराबर 2, है ना। तब 1 + 2 / क्या हो जाएगा, 2, है ना, बराबर प्रथम परिमेय संख्या क्या निकल जाएगी, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3/2 ये क्या हो जाएगी, प्रथम परिमेय संख्या, है ना।
यह क्या हो जाएगी, प्रथम परिमेय संख्या। अब हम लोग निकालते हैं दूसरी परिमेय संख्या, है ना। दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, a का मान लेंगे जो नई परिमेय संख्या आई है वो, है ना, 3/2। b का मान क्या मान लेंगे, b का मान हम सेम ही रहने देंगे 2, है ना। तब सूत्र के अनुसार क्या रहेगा, तब हम लोग सूत्र में मान रखेंगे इसका, तो a की जगह हम लोग रख देंगे 3/2 प्लस b की जगह 2, और इस पूरे के बटे में भी क्या है, 2 है ना। इस पूरे के बटे में भी क्या है, 2 है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, इसको सोल्व करने पर मिलेगा जैसे 3/2 है प्लस में 2 है, तो इसको हल कैसे किया जाता है, इसको हल किया जाता है, यहाँ पर 2 है तो 2 के बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 2 के बटे में हमेशा 1 होता है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या को हम लोग परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते समय बटे में हमेशा 1 रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं, है ना, इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 2 के बटे में 1 है ना। और इसको हल करने की प्रथम स्टेप क्या होती है, इसका और इसका गुना कर देंगे हम, 2 और 1 का गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2, है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 एकम कितना रहेगा, 3, है ना, प्लस में 2 दूनी कितना रहेगा, 2 दूनी 4, है ना। तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 और 4 7 और बटे में 2, है ना। तो इसको हल करने पर हमें क्या मिला है, इसको हल करने पर हमें मिला है 3 + 4/2, और इस पूरे के बटे में भी 2 है, इस पूरे के बटे में भी क्या है, 2 है। इसको हम लोग हटा लेते हैं, है ना। इस पूरे के बटे में भी 2 है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करेंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 7, है ना, बटे में 2, और इस पूरे के बटे में भी क्या है, 2, इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है। अब ये जो संख्या है इसका हो जाएगा उलट गुणित। अब उलट गुणित कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तो है क्या, 7/2, इसको वैसे ही लिख लेंगे, गुना उलट गुणित में जो नीचे की संख्या है 1, है ना, ये जो 1 है ये चले जाएगी ऊपर, है ना, ऊपर का मतलब अंश में, और जो 2 है वो 2 कहाँ आ जाएगा, इधर हर में, है ना। और इनका हो जाएगा अब गुना, इनका कर लेंगे अब हम गुना। इनका कर लेंगे हम लोग गुना, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, और नीचे क्या है, 2 दूनी 4, गुना में क्या होता है, हर का हर से गुना और अंश का अंश से गुना, है ना। तो 7/4, तो यह हो जाएगी इसकी दूसरी परिमेय संख्या, 7/4। दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7/4, है ना। इसको हम लोग थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। जगह कैसे बनेगी देखते हैं। ये हो गई हमारे पास जगह, ठीक है। और इसको भी इधर ले लेते हैं हम लोग, इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं। रुको,
यहाँ पर ये हो गई दूसरी परिमेय संख्या। अब हमें कितनी और निकालना है? हमें 3 और निकालना है ना, 3 परिमेय संख्या और निकालना है। अब पुनः, है ना, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे? अब पुनः, है ना, अब पुनः a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? जो नई संख्या है 7/4, और b बराबर हम लोग क्या मान लेंगे? b बराबर हमारा वही संख्या चलेगी, क्या? 2, है ना। तब हम लोग क्या करेंगे? a की जगह क्या रखेंगे हम लोग? a की जगह 7/4, है ना, प्लस b की जगह 2, और इस पूरे के बटे में भी 2 रहेगा। इसको हमने कैसे हल किया था, है ना? इसको हमने कैसे हल किया था? इसको हमने हल किया था कुछ इस प्रकार से, है ना। 7/4 और 2 को हम कैसे हल किया था? तो यहाँ पर देख लेते हैं ना, 7/4 प्लस 2, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो हमने मान लिया था 1, है ना। सबसे पहले तो इसका गुना 4 का गुना 1 में करें तो 4 आ जाएगा, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 स्टेप में खेल ख़त्म। 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7, प्लस 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8, है ना। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, है ना। तो ये हो जाएगा 15/4, है ना। ये क्या हो जाएगा? 15/4। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये 15/4, है ना, 15/4। अब ये 15/4 क्या हो जाएगा? तो 15/4 हो जाएगा, ये 15/4 हो जाएगा तीसरी परिमेय संख्या, है ना। 15/4 क्या हो जाएगा? तीसरी परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर प्लेस ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो 15/4 यहाँ पर क्या हो गया? 15/4 यहाँ पर हो गई है तीसरी परिमेय संख्या, है ना, तीसरी परिमेय संख्या। अब हम लोगों को निकालना है चौथी और पांचवी परिमेय संख्या। कौन कौन सी? चौथी और पांचवी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे पास जितनी जगह सफिशिएंट है उतने में ही निकालने के लिए निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है। पुनः माना, क्या मानेंगे हम लोग? पुनः हमने मान लिया यहाँ पर a बराबर 15/4, कामा b बराबर 2, b बराबर क्या है? 2, है ना। तब क्या होगा? हम लोग सूत्र में मान रख देंगे, है ना। 15/4 प्लस 2, पूरे के बटे में भी 2 रहेगा, है ना, पूरे के बटे में भी 2 रहेगा। अब इसको हम लोग डायरेक्ट हल कर लेंगे, है ना। डायरेक्ट कैसे? जैसे 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, है ना, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 15 एकम 15, प्लस में 4 का गुना 2 में हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इस पूरे के बटे में भी क्या है? 2 है, पूरे के बटे में भी क्या है? 2 है। अब क्या हो जाएगा? 15 और 8 कितना हो जाएगा? तो 15 और 8 हो जाएगा 23/4, है ना, 23/4। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया हमने, इस पूरे के बटे में भी 2 था, है ना, इस पूरे के बटे में भी 2 था, तो यहाँ पर आंसर इसका कुछ हो रहेगा, है ना। ये हो जाएगा 15/8, है ना। ये क्या हो जाएगा? 15/8। उलट गुणित करके देख लेना, है ना। ये क्या हो जाएगा? 15/8। तो ये जो आगे का सवाल है इसको हमें डबल चेक करना पड़ेगा, है ना। इतना, ठीक है। इस पूरे के बटे में भी 2 था, उसे हम लोग भूल रखे थे, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं ना।
15/8 हो जाएगा। तब है ना, तब क्या हो जाएगा, तब ए की जगह हमने क्या रख दिया 15/8 है ना, प्लस में बी की जगह 2 और इस पूरे के बटे में क्या है 2 है ना, इस पूरे के बटे में क्या है 2। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 2 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हमने 1 मान लिया है ना। 8 का गुना जब 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 है ना, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 15 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है 2 है ना। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 15 और 16 कितना हो जाएगा 31/8 है ना, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना, और 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें 31/4 सॉरी यहाँ पर 8 है ना, 31 बटे क्या मिल जाएगा हमें 16 मिलेगा, 31/16। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना। इस प्रकार से इसको हमें सोल्व कर सकते हैं। इसको अलग से नोट्स बनाकर ज़रूर रखें है ना, ताकि समय पर जब रिवीजन करें तो ये काम में आ जाए। पुनः हम लोग मानेंगे है ना, पुनः माना ए बराबर क्या मान लिया हमने, ए बराबर मान लिया हमने नई जो संख्या मिली है 31/16 का माँ बी बराबर हमने क्या मानेंगे, बी बराबर वही संख्या रहेगी 2 है ना, बी बराबर वही संख्या रहेगी 2। तो इसको हम लोग थोड़ी सी जगह हमें और बनानी पड़ेगी है ना, तो जगह बना लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमारी जगह बन गई है ना, और इसको हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। तो ए की जगह हमने मान लिया 31/16 है ना, और बी का मान क्या है 2 है। तब हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह 31/16 प्लस बी की जगह 2 और इस पूरे के बटे में भी क्या है 2 है, इस पूरे के बटे में भी क्या है 2 है ना। इस पूरे के बटे में भी क्या है 2 है। इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 31/16 प्लस में 2 है तो 2 के बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 के बटे में हम लोग मान लेंगे 1। 2 के बटे में क्या मान लेंगे 1। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई होगा तो 16 एकम 16 है ना, 16 एकम 16 प्लस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से। तो 31 एकम 31 और 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो इसको सोल्व इस प्रकार से किया जाता है ना। हमारे पास जगह कम है तो हम इसी प्रकार से देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 16 और इस पूरे के बटे में भी क्या है 2 है, इस पूरे के बटे में भी क्या है 2 है। 31 और 32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 है ना, और बटे में 16 दूनी 32। तो जो पाँचवीं यानी कि आखिरी परिमेय संख्या हो जाएगी 63/32 है ना, 63/32। ये कैसे आई है ना, ये कैसे आई हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं है ना। संख्याएँ याद रखना है ना, संख्याएँ याद रखना 31 बटे जो 32 है
है ना, 31/32 है और इस पूरे के बटे में भी 2 है ना, सॉरी 31/32 नहीं है, 31 क्या है, 31 + 32/16 है ना, 31 + 32/16 और इस पूरे के बटे में क्या है, 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। इसको जब हम सोल्व करें 31 और 32 कितना हो गए, 63 बटे में क्या है 16 और इसका हमने उलट गुणित कर दिया है 1/2। इसका जब उलट गुणित होगा तो 1 ऊपर चले जाएगा और ये 2 है वो नीचे रहेगा, है ना। तो 63 का गुना 1 में करेंगे तो 63 एकम 63 और 16 का गुना 2 में करेंगे तो 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 63/32, ये कितना हो जाएगा 63/32 और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। अब नीचे क्या करोगे, नीचे एक काम कर लेना, अतः 1 और 2 के बीच, है ना, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है, है ना, इस प्रकार है। सबसे पहली कौन सी है, सबसे पहली है यहाँ पर, ये सबसे पहले क्या निकली थी 7/4 नहीं 3/2 है ना, सबसे पहले क्या निकली थी 3/2 कामा दूसरी 7/4, दूसरी 7/4 कामा तीसरी क्या थी, तीसरी थी 15/8 है ना, 15/8। फिर कौन सी थी, फिर थी 31/16, 31/16 और पांचवी क्या थी 63/32 है ना, 63/32। ये क्या है हमारा, ये है उत्तर, है ना। ये हमें लास्ट में लिखना है ना, ये हमें लास्ट में लिखना है, इसको हम लोग क्या इसको कॉपी किया जा सकता है ना, देख लेते हैं ना, हाँ हो जाएगा। ये कॉपी हो गया और इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये तो रफ था हमारा ना, ये रफ था, इसको हम लोग हटा देते हैं और ये जो हमने कॉपी किया था क्या इधर पेस्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। नहीं होगा, ये पेस्ट नहीं होगा, इसको हम लोग ऐसे ही साइड में रख लेते हैं ना। ठीक है, ये पिछले प्रश्न का जो आगे का लिखना है वो वाला है ना, मतलब प्रश्न के अंत में लिखना है उत्तर इस प्रकार से, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न वाली 1, है ना, प्रश्न वाली 1.1। इसका पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, q क्या है 0 के बराबर नहीं है ना। एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, ठीक है, अब ठीक है, अब
ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये बेटर लगेगा, है ना। अब ये बेटर लगेगा, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन है उसका जो हल है वो अधूरा उस पेज में बच गया, इसलिए हमने यहाँ पर आगे लिख लिया, है ना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, देखते हैं, है ना। इसका उत्तर लिखने का तरीका क्या रहेगा, है ना। इसका उत्तर लिखना पड़ेगा हमें, इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। हम जानते हैं कि है ना, हम जानते हैं कि ये लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, है ना। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आंसर रहेगा हाँ, है ना। आंसर क्या रहेगा? हाँ। अब क्यों है इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है ना। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q, जहाँ क्या है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, अतः p बराबर 0, है ना। अतः p का मान हम क्या लिख सकते हैं, p का मान लिख सकते हैं हम लोग 0 के बराबर, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग शून्य को परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं, है ना। शून्य को परिमेय संख्या में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन यह कहती है कि ये जो q है ना, ये जो q है वो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अतः p बराबर 0, p बटे q बराबर 0 बटे 1, है ना। अतः इसलिए शून्य को परिमेय संख्या कहा जा सकता है ना। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है और 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ना, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को जो है वो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इतना भी लिख दोगे, है ना, इतना भी लिख दोगे तब भी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के लिए 30 शब्द काफ़ी होते हैं, है ना। 30 शब्द काफ़ी होते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 2 कंप्लीट हो गई है ना। ये कंप्लीट होते ही हम लोग कुछ संख्याएं और बच गई है नंबर सिस्टम के अंतर्गत, है ना, तो उन संख्याओं का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।